जी जनाब, सलाम अलैकुम। हाँ जी जनाब। हाँ, हम सभी ठीक नहीं ये तरह ये सारे आज तो गुड गुड। हाँ भाई। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। लास्ट कहानी कहाँ तक हमने पढ़ ली थी, मुझे ये बता दो। क्वेश्चन 42 किया था। ठीक है। डन हो गया। चलो, यानी कि अब हमने 52 से आगे की तरफ चलना। ठीक है, डन हो गया। ये भी फिर क्वेश्चन नंबर हम एक बी की तरफ से। ठीक है। ठीक हो गया। done। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 52 तक हो गया था, ऐसे ही है। जी, कंप्लीट कर लिया था हमने। ओके। अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। नहीं जी, 2 मिनट लगाएं और क्वेश्चन नंबर 53 पहले रीड आउट कर लो, फिर मैं करवाना शुरू करता हूँ इसको। ठीक है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 53 में वो क्या कह रहा है? कहता है जी, शो द जनरल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स फॉर ईच ऑफ द ईयर्स एंडेड 31 दिसंबर 2001 टू 2005। जनरल एंट्रीज शो करनी है और लेजर्स शो करनी है, यानी कि इस दफा हमने लेजर्स भी बनाने हैं। पहले हमने सिर्फ किसकी बात की थी? जनरल एंट्रीज की बातें की थी। लेकिन हमने बेसिकली लेजर्स की बातें नहीं की थी। कर ली थी हल्की फुल्की, लेकिन मेन रिक्वायरमेंट नहीं थी मेरे सवाल की। अब इस सवाल के अंदर मेन रिक्वायरमेंट मेरी किसकी आ रही है? उसने कहा जी आपने इस दफा लेजर्स भी बनाने हैं और वो काम भी करना है। ठीक हो गया। मैं कहा जी ठीक है, कर लेते हैं दोनों, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना था? हाँ, रिवैल्यूएशन मॉडल क्यों यूज करते हैं? बेसिकली बेटा, रिवैल्यूएशन मॉडल इसलिए यूज किया जाता है ताकि एक रियलिस्टिक चीज सामने वाले को दिखाई दे सके। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के दौर पे बात करते हैं।
मेरे परदादा ने जो बिल्डिंग ली थी ना बिजनेस वाली, वो 10 रुपए की ली थी। ठीक है, 10 रुपए की वो बिल्डिंग बनाई थी। ठीक है, अपने जमाने के अंदर। मेरे दादा अबू बिजनेस, मेरे परदादा बिजनेस करते थे, उनका बिजनेस आगे दादाजी ने संभाला, दादा के बाद अब्बा जान ने संभाला, अब्बा जान के बाद मैंने संभाल लिया। तो अब मैं अपनी जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके लिखूंगा बिल्डिंग 10 रुपए की, तो अजीब सा नहीं लगेगा? है, 10 रुपए की बिल्डिंग कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना? तो इसलिए कहते हैं कि भाई हमने यूजर को क्या देनी है, फाइनेंशियल यूजर को एक रियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसकी जो करंट कीमत बनती है, करंट वैल्यू है एसेट की, उस पे एसेट शो किया जाता है फेयर वैल्यू के ऊपर, ताकि हमारे यूजर्स को पता लग सके भाई हमारे पास असासे कितने के मौजूद हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, बेसिकली रीवैल्यूएशन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक रियलिस्टिक अप्रोच हमें जो है वहां पे दिखाई दे, और सही हम फैसला कर सकें। ठीक है बेटा, मैं कर दूंगा शेयर आज। ठीक है, मैं जो जितने भी अभी तक पीडीएफ हो चुके हैं वो सारे मैं शेयर कर दूंगा। ओके, मैं आज इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, जो दूसरा ग्रुप बना है ना नए वाला, पोस्ट बैच वाला, उसमें मैं शेयर कर दूंगा। और सर रिवैल्यूएशन कितने साल करना लाजमी? बेटा ये नहीं, जब आपने रिवैल्यूएशन कितने साल करना लाजमी, ऐसी कोई शर्त नहीं है। रिवैल्यूएशन बस आप करते रहे रेगुलर बेस पे। ठीक है, ताकि आप जो है एक सही वैल्यूएशन, एक सही जो व्यू है उस अपने यूजर को दिखा सकें। ठीक है, तो ये जरूर आप जब मर्जी करें, जितने साल मर्जी तक लेके जा सकते हैं, उसकी कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं होती। ठीक है, देयर इज नो लिमिट फॉर रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो जब तक आपके पास एसेट है तब तक आप उस एसेट को अपने रीवैल्यू कर सकते हैं, मना नहीं है। ठीक है, हाँ कोई लिमिट नहीं होती, मैक्स कोई लिमिट नहीं है इस चीज की। गेन लॉस तो हुआ है ना, फिर रियल वैल्यू कैसे दिखाई है हमने? हाँ सर, लेकिन गेन और लॉस तो हवाई है। हाँ गेन और लॉस तो है, ऐसी बात है। अब एक एसेट मेरा 10 रुपए का था, आज वो 10 अरब रुपए का है, तो फायदा तो हुआ है ना मुझे। बेशक मॉनेटरी टर्म में नहीं हुआ, लेकिन जब वो बिकेगा तब वो मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी अनरियलाइज्ड है, बस फर्क इतना है। फायदा है, लेकिन अ, एक एसेट की कीमत बढ़ गई है, तो यस मुझे फायदा तो है, लेकिन रियलाइज्ड फायदा नहीं है अभी, अनरियलाइज्ड फायदा है वो। रियलाइज होने में उसे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जब वो सेल करेंगे तो वो रियलाइज हो जाएगा, जब तक सेल नहीं हो रहा वो अनरियलाइज्ड बेसिकली कह सकते हो उसको, वो प्रॉफिट है, हवाई खुशी है वो बिल्कुल, जो हवा में ही हुई है, बस कुछ हुआ है, लेकिन वो हमें पैसों की सूरत में नहीं मिला। ठीक होगी बात? इसीलिए तो हम उसको देखो, हम करते हैं बेसिकली एक तीर से दो शिकार। पहला शिकार हमने क्या किया, पहला शिकार हमने ये किया कि हमने एसिड को अपने रीवैल्यूड अमाउंट पे लिख दिया, अपनी एक्चुअल शक्ल पे दिखा दिया उसको। अब एक्चुअल शक्ल पे दिखाने पे क्या हुआ, हमारी डेप्रिसिएशन ज्यादा हो गई। फॉर एग्जांपल अगर उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो एक्सेस डेप्रिसिएशन आती है, तो फिर एक्सेस डेप्रिसिएशन की वजह से वो गलत चीज हो जाती है, फिर बाद में हम उसको करेक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, जब हम रीवैल्यूएशन सरप्लस से उतना ही बैलेंस उठा के रिटेन अर्निंग में डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो नेट ऑफ भी हो जाता है। तो हम डबल गेम कर लेते हैं, हम दोनों तरफ से अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। मतलब हम जो है अपने रिटेन प्रॉफिट को भी ना बढ़ने ना कम होने देते हैं, क्योंकि एक तरफ से मैंने अपने रिटेन अर्निंग कम कर दिया था एक्सेस डेप्रिसिएशन की वजह से, और बाद में जब रीवैल्यूएशन सरप्लस का उतना ही पोर्शन मैंने रिटेन अर्निंग में वापस डाल दिया, तो वो नील इफेक्ट पे चला गया, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा रिटेन अर्निंग को। और मैंने अपने एसेट की वैल्यूएशन भी बढ़ा के अपने यूजर्स को दिखा दिया कि भाई असल में एसेट अब इतने का होता है, अगर मैं अभी मार्केट में सेल करने जाऊंगा तो ये चीज इतने की बिक जाएगी, इसका मतलब मेरे पास इतने रुपए के असासे कंपनी के अंदर मौजूद है। अब इससे फायदा क्या होगा, लोन मिलने में आसानी हो जाएगी, इसका मतलब होगा कि हमारे पास एक असासा है जिसकी कीमत इतनी है, तो उस हिसाब से फिर बैंक वाले भी लोन हमें ज्यादा दे देते हैं। बेचने नहीं इसलिए रियलाइज नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, हमने बिल्कुल अभी मार्केट में बेचा नहीं है, गेन तो हुआ है, जैसी बात है। हम इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को क्यों बुला रहे हैं, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को बुलाने का मकसद ही यही है कि एसेट की सही वैल्यू लगवाई जा सके।
एसिड की वैल्यू है, लेकिन अभी तक रियलाइज नहीं है। ठीक है, तो हमें वो कई जगह फायदा देता है। डन होगी बात। चलो, ठीक हो गया। लो जी, क्वेश्चन नंबर 53। अब हमने कहा जी, हमने जनरल एंट्रीज भी पास करनी है और जनरल लेजर भी जनरल लेजर भी बनाने हैं। तो हमने कहा ठीक है, उसके लिए हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी। हमने कहा था पहले वर्किंग करेंगे किसकी, स्केड्यूल की वर्किंग हुआ करेगी। तो पहले तो स्केड्यूल की वर्किंग होगी, जिसके अंदर हमारे पास एसिड का नाम है प्लांट। ठीक है, प्लांट है, फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम बनेगा, और फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम बनेगा। ठीक होगी बात। अच्छा जी, हमने एसिड कब खरीदा। एसिड हमने खरीदा है 1 जनवरी 2001 को। 1 जनवरी 2001। कितने का खरीदा, तो क्या हो गया है, कितने का खरीदा है भाई, 1 लाख का। डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है, 10% है। अच्छा, तो नील रेजिडुअल वैल्यू। ठीक हो गया। डेप्रिसिएशन जो है वो 10% है, लेकिन मुझे तो परसेंटेज नहीं चाहिए, मुझे तो नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए। तो मुझे पहले परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे इसको, परसेंटेज को सालों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टोटल वैल्यू कितने परसेंट होती है, टोटल वैल्यू हमारे परसेंट होती है, हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास टोटल परसेंटेज होती है 100, और हर साल कितना डेप्रिसिएट हो रहा है स्ट्रेट लाइन बेस पे, 10%। तो कितने साल चलेगा, 10 साल जो है एसेट हमारा चलने वाला है। तो यूजफुल लाइफ कितनी हो गई, यूजफुल लाइफ होगी हमारी 10 ईयर्स। तो क्योंकि बाद में हमने रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करना है, तो जब भी रीवैल्यू करेंगे तो एसेट की रिमेनिंग वैल्यू कुछ और होगी। तो उसको परसेंटेज में हम नहीं कर सकते, परसेंटेज में करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो हमेशा जब भी रीवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल करना है, तो याद रखना कि परसेंटेज हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। उसको हम पहले नंबर ऑफ ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसको अप्लाई करेंगे। तो ये बात याद रखनी है और लिख लेनी है खुद के पास। ठीक है, क्योंकि जब भी रीवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल होगा, तो हमने यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक होगी बात। परसेंटेज का फॉर्मूला था तो फिर, हाँ बेटा बिल्कुल था, बिल्कुल था फार्मूला। लेकिन वो सिर्फ उस हद तक ही अप्लाई हो सकता है, क्योंकि जैसे ही मैं रिवॉल्यूशन मॉडल पे जाऊंगा, तो मुझे एक चीज बताओ, रिवॉल्यूशन मॉडल पे जाने की वजह से क्या होगा, रिवॉल्यूशन मॉडल के पर जाने की वजह से मेरे एसिड की रिमेनिंग लाइफ डिफरेंट रहेगी ना, क्योंकि अब परसेंटेज में और लाइफ में फर्क आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर परसेंटेज पे ले जाऊं, ऐसे ही मैं एज्यूम करता हूँ, मैंने कहा जी एक एसिड था मेरे पास 1 लाख का, 10 साल चलना था, मैंने 10% उसके डेप्रिसिएशन चार्ज की, पीछे रह गया 90,000। ठीक है, 10,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी थी। ठीक है, तो मेरी रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द एसिड कितनी रहेगी, WDV, वो 90,000 रह गई। बाद में मैंने इसको रीवैल्यू किया, रीवैल्यू करके वो चीज चली गई। फॉर एग्जाम्पल, हमने कह दिया कि रीवैल्यू करने के बाद ना उसकी वैल्यू चली गई है 1,80,000 पे, ऐसे ही हम कर लेते हैं। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी आ गई, 1,80,000 आ गई। ठीक है, अब वैल्यू आ गई है 1,80,000। ठीक है, और जो है हमारे पास रिवॉल्यूशन सरप्लस जो आया है वो कितना का आ गया, 90,000 का आ गया। ठीक है, अब जब मैं आगे करूंगा, तो पीछे रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई थी, 9 साल रह गई थी ना, क्योंकि असल में देखूं 10% 10 साल बनते थे। ठीक है, अब 9 साल रह गई थी, तो असूलन तो 1,80,000 को किस पे डिवाइड होना चाहिए था, 9 पे डिवाइड होना चाहिए था। 9 पे डिवाइड करता तो कितना आता, हर साल की डेप्रिसिएशन 20,000 आती। एग्रीड, क्योंकि ये रिमेनिंग वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अगर मैं परसेंटेज ले लूं, तो 1,80,000 को मैं 10%, अगर तुम कहो जी नहीं जी हमें परसेंटेज ही यूज करनी है, तो आप परसेंटेज यूज करोगे वो तो 18,000 आ जाएगी।
तो दैट विल नॉट बी अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये अब कॉस्ट नहीं रही, वो जो परसेंटेज थी वो कॉस्ट पे कैलकुलेट हुई हुई थी। ठीक है, अब जो ये चीज कन्वर्ट हो चुकी है ये रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट है। ठीक है, यानी कि जितनी एसेट की वैल्यू रह गई है करंट वैल्यूएशन, तो ये करंट वैल्यू पे आ चुकी है। जो रेट था वो तो कॉस्ट के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर रखा था, तो वो चीज गलत हो जाएगी फिर। ठीक है, तो उससे जो डेप्रिसिएशन निकलेगी वो गलत डेप्रिसिएशन निकलेगी। इसलिए हमने परसेंटेज कभी भी रीवैल्यूएशन मॉडल में इस्तेमाल नहीं करनी है। तो जब भी रीवैल्यूएशन मॉडल आएगा तो हमने उस परसेंटेज को नंबर ऑफ ईयर्स में कन्वर्ट करना है, उसकी यूजफुल लाइफ में कन्वर्ट करना है। बात क्लियर? हाँ। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था, ये बात याद रखनी है। इसलिए ये तरीका ठीक है, ये तरीका गलत है, तो हमने कभी भी परसेंटेज को इस्तेमाल नहीं करना। चलो हमने एसेट कितने का खरीदा? हमने 1 लाख का एसेट खरीदा 1 जनवरी 2001 को। कॉस्ट आएगी 1 लाख। हमने लिख दिया जी 1 लाख, डन। पहले डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगी? साल के आखिरी दिन। साल का आखिरी दिन कौन सा आएगा? एसेट इस्तेमाल करेंगे, एसेट इस्तेमाल करने के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 31/12/1 को। डेप्रिसिएशन हमने यूजफुल लाइफ कितनी कैलकुलेट की है? 10 साल। तो हम 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 10 पे, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू तो थी नहीं, तो कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। 10,000 हमने यहां से कर दिया माइनस, पीछे आ जाएगी हमारे पास क्या? WDV। 31/12/1 को WDV आ गई 90,000। खत्म हो गई कहानी। 2001 खत्म हो गया, 2001 की कोई और कहानी वो मुझे सुनाई नहीं दिया। फिर 2001 से हम एंटर हुए 2002 में। जैसे ही 2002 में एंटर हुए, ओहो, 2002 में एंटर होते ही पहले दिन, ऑन द फर्स्ट डे, हमारी एसेट की रीवैल्यूएशन हो गई भाई। तो अगर तो रीवैल्यूएशन पहले दिन हो गई है तो फिर पहले रीवैल्यूएशन करेंगे। पिछले सवाल में क्या था? रीवैल्यूएशन साल के आखिरी दिन हो रही थी। तो जब साल के आखिरी दिन हो रही थी तो पहले डेप्रिसिएशन, क्योंकि पहले तो एसेट इस्तेमाल होगा ना फिर रीवैल्यू होगा, तो पहले इस्तेमाल करने की वजह से हम डेप्रिसिएशन पहले चार्ज करते थे। लेकिन अब तो एसेट इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो अगर एसेट इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो कैसी डेप्रिसिएशन? क्योंकि मैंने 31/12/1 तक की तो डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट कर ली है। अब 1/1/2 तो अगला दिन है, तो एक दिन की क्या ही डेप्रिसिएशन? हम कहते थे साल, पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनेगा, तो वो तो एक दिन का तो मैं कंसीडर ही नहीं करता ना, तो एक दिन तो कंसीडर भी नहीं होगा। तो एक दिन की क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा? कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाएगी। तो पहले फिर रीवैल्यूएशन करेंगे, कौन सी तारीख को? 1 जनवरी 2002। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी आ गई? रीवैल्यूड अमाउंट 1,80,000। लो जी, 1,80,000 की रीवैल्यूड अमाउंट आ गई। लो जी, क्या बात है, बल्ले शाबा, खुशियां। हमें तो भाई फायदा हो गया। रीवैल्यूर को बुलाया था, रीवैल्यूर ने आके हमारी एसिड की कीमत बढ़ा दी। हमारा बल्ले शाबा, क्या बात है, खुशियां 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 मिली हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने का? रिवॉल्यूशन सरप्लस आया कितने का? 90,000 का। क्या बात है, 90,000 की रिवॉल्यूशन सरप्लस आ गई साल के पहले दिन, और हमने उसको सरप्लस में डाल दिया 90,000 को। रिवॉल्यूशन हो गई, साल का पहले दिन गुजर गया। फिर आएगा पूरा साल एसिड इस्तेमाल होगा। अब जैसे ही एसिड इस्तेमाल होगा तो साल का आखिर आएगा 31/12/2। डेप्रिसिएशन हमने कहा जी कितनी? 1,80,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी है भाई? 9 साल। अच्छा, फिर हमने साथ एक और चीज देखनी है। जिस दिन हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें क्या उस दिन रिवॉल्यूशन सरप्लस में कोई बैलेंस है? तो हमने कहा यस है। कितना है? 90,000 है। क्या बात। तो फिर ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी हमें
साथ में चार्ज करनी होगी। तो वो कितनी है? 90,000 डिवाइडेड बाय 9। तो ये डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 20,000। और एक्सेस डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 10,000। क्या बात है। फिर साल के आखिर में हम क्या देखेंगे? 31/12/2 WDV कितनी आ गई भाई? यार एक तो मेरा आजकल ये क्यों हैंग हो गया? हाँ अब ठीक हो गया। 1,60,000। और ये कितनी आ गई? 80,000। ठीक हो गया। फिर 2002 की कहानी खत्म हो गई। फिर हम किस में एंटर हो गए? 2003 में एंटर हो गए। और 2003 में फिर पहले ही दिन, फर्स्ट डे, हमारी क्या हो गई? रीवैल्यूएशन हो गई एसेट्स की। एसेट की क्या हो गई? रीवैल्यूएशन। तो हमने कहा जी ठीक है जी। कितने की रीवैल्यूएशन हुई जी? ओहो, ये तो नुकसान सा हो गया। लगता है चाय में फिर से तुमने नमक डाल के दे दिया उसे। वो चाय में नमक डाल के दिए ना तो वो गुस्सा कर गया। तुम्हारे एसेट की वैल्यू नहीं लगा के गया। 1 जनवरी 2003, री वैल्यूड अमाउंट। वो लोगों ਨੂੰ चाह सही पिला दिया करो। ऐसे ना किया करो, मेहमान नाराज हो जाता है इसरा। और देखा, नुकसान करवा गया हमारा। रीवैल्यूएशन लॉस। कितने का लॉस हो गया? लाख रुपए का लॉस हो गया हमें। चलो जी, लाख रुपए का लॉस हो गया भैया। नुकसान हो गया। रिवॉल्यूशन सरप्लस की जेब में कितना पड़ा हुआ है? 80,000। 80,000 तो इसकी जेब से निकल जाएगा। हवाई खुशी वहीं की वहीं खत्म हो गई। उल्टा 20,000 का एक्स्ट्रा लॉस चला गया, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक हो गया। तो P&L में कितना लॉस चला गया? 20,000। ठीक होगी बात। फिर जाहिर सी बात है, फिर पूरा साल गुजरेगा। पूरे साल हम एसेट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो 31/12/3, तो क्या करेंगे हम? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 60,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी? 8। और उस तरफ बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 20,000। तो 20,000 को भी किस पे डिवाइड कर देंगे? 8 पे डिवाइड कर देंगे जी। तो ये कितना आ जाएगा? 7500। ठीक हो गया। और दूसरी तरफ, हाँ ये क्यों हैंग हो रहे थे ना, इसको क्या तकलीफ होगी? हाँ ठीक है, 25,000 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। डन हो गया। नहीं जी, अब बताएं जी। 31/12/3 को WDV कितनी आ गई? 52,500। उधर से कितनी आ गई हमारी? 17,500 नेगेटिव। ठीक होगी बात। अच्छा जी। फिर आएगा, 2003 खत्म हो गया। 2003 के बाद आएगा 2004। फिर 2004 में पहले दिन क्या हुई हमारी? बेटा, अच्छा मोहम्मद भाई, ऐसे है कि जो प्री बैच वाले हैं ना, और पोस्ट बैच वालों की दो क्लासेस हो। आपने पहले पढ़ा हुआ है FAR 1? पहले मुझे ये बता दें यार, फटाफट, मैं जाके आपका मसला सॉल्व कर दूं। हाँ ठीक है। तो आपने दोनों क्लासेस लेनी है बेसिकली। ये क्लास भी लेनी है, और जो स्टार्ट से स्टार्ट हो रही है वो भी, क्योंकि मैंने IS16 पूरा रिवाइज करवाना है। IS16 चल रहा है। ठीक है। तो IS16 में स्टार्ट से रिवाइज करूंगा, उसका टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये भी चलेगी। क्योंकि शुरू में जो है
आप दोनों क्लासेस लोगे, फिर मैं आपको कुछ दिन में इनके बराबर ले आऊंगा, तो फिर यही क्लास चला करेगी। ठीक है। तो उसका टाइम हमने रखा, हमने 2 क्लासेस पढ़े हैं दिन में, प्री बैच वाले। ठीक है। प्री बैच के 2 टाइमिंग्स हैं। एक है 5:30 से लेके 7 बजे तक, और एक है 8:45 से लेके 9:30 तक। ठीक है। तो ये 2 टाइम्स में क्लास चला करेगी कुछ दिन। फिर जैसे ही IS16 हमारा खत्म हो जाएगा उधर से, तो फिर हम एक ही टाइम पे पढ़ा करेंगे क्लास। डन हो गया। लिंक मैं भेज दिया करूंगा। वैसे तो लिंक सेम ही है, मैं कोशिश करूंगा सेम ही लिंक रखूं। लेकिन अगर कोई डिफरेंट हुआ तो आप मुझे मैसेज कर दोगे, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, मसला कोई नहीं है उसके अंदर। ठीक है। तो इतने दिन आपको 2 क्लासेस लेनी है। ठीक है। जब तक IS16 वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता। तो IS16 में वहाँ से स्टार्ट से शुरू करवा रहा हूँ आज। आज ही शुरू कराऊंगा, आज पहला दिन होगा उसका। ठीक है। तो आज IS16 में स्टार्ट से शुरू करूंगा। डन है मेरे भाई बात? कोई मसला? एनी प्रॉब्लम? डन। चलो। अब यहाँ पे कंटिन्यू रखो, अब ध्यान इधर देना है। ठीक है। अच्छा जी। फिर हमने क्या कहा? हमने कहा जी 2003 खत्म हो गया, 2004 में फिर पहले दिन हमने क्या कर दी? रिवॉल्यूशन कर दी। इस दफा रिवॉल्यूशन कितने की हुई है? 77 पे पहुंच गई है। हमने कहा ठीक है। 1 जनवरी 2004, री वैल्यूड अमाउंट। हाँ जी, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी बताई उसने? 77,000। ओहो, क्या बात है, फिर से लगता है हमारा काम ठीक हो गया है। इस दफा चाय में चीनी डाल के दिए, नमक डाल के नहीं दिया तुम लोगों ने। अच्छा अच्छा। इस दफा वो सही वाली अच्छी वाली वैल्यूएशन करके गया। 77,000। कितने का सरप्लस आ गया? क्या बात है, 24,500 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। तो पहले तो हम लॉस की जेब खाली करेंगे। जो लॉस की जेब में कितना पड़ा हुआ है? 17,500 इसकी जेब में पड़ा हुआ है, पहले ये खाली कर दो। बाकी कितना बचेगा? 7,000। तो 7,000 किसको दे देंगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक होगी बात। फिर साल आएगा, साल का आखिर आएगा, साल के पूरे साल में एसेट इस्तेमाल होगा। तो एसेट जब इस्तेमाल होगा तो उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 77,000 डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। 8 साल पहले थे, 1 साल इस्तेमाल हो चुका है, तो अब कितने साल रह गए? 7 साल रह गए। और हमने कहा था कि जिस दिन हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उस दिन हम देखेंगे रिवॉल्यूशन सरप्लस में कोई बैलेंस है, तो यस है। तो उसको भी चार्ज करना है। तो 7,000 डिवाइडेड बाय 7। तो हमने कहा ठीक है। 11,000 ये चला गया, 1,000 ये चला गया। पीछे WDV कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी आ गई? 31, 12, 4, WDV 66,000 और 6,000। ओके होगी बात। फिर आएंगे अगली, उसके ऊपर। अगली कहानी क्या है? अगली कहानी की तरफ चलते हैं। अगली कहानी यह है कि 1 जनवरी 2005 को फिर से हमने रिवॉल्यूशन की, और रिवॉल्यूशन करके एसेट की वैल्यू चली गई 1,20,000 रुपये। ठीक है जी। 1 जनवरी 2005, री वैल्यूड अमाउंट। हाँ जी भाई, री वैल्यूड अमाउंट कितनी है? हमने कहा जी री वैल्यूड अमाउंट है ये इस दफा 1,20,000। हाँ जी। खुशी मिली। लो जी, सरप्लस आ गया भाई। हमारी खुशी दुबाला हो गई। कितने की खुशियां मिली हमें? 54,000 की। लॉस में कोई बैलेंस पड़ा हुआ है? नहीं। PNL में कोई बैलेंस नहीं है, पहले ही सारा बैलेंस किधर पड़ा हुआ है? सरप्लस में। तो ये सरप्लस भी सारा का सारा सरप्लस में ही चला जाएगा। तो ओवरऑल सरप्लस मेरा कितना हो जाएगा? 60,000 का। फिर पूरे साल एसेट इस्तेमाल करेंगे, 31/12/5 को क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो कितनी है? 1,20,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, 6 साल।
और इसी तरह इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, विच विल बी इक्वल टू डिवाइड बाय 6। तो ये कितना आ जाएगा, 20,000 ये आ जाएगा, और 10,000 यहाँ पर। ठीक होगी बात। यार, हाँ, नहीं जी, 31, 12, 5 WDV कितनी आ गई, 1 लाख। और इधर आ जाएगी 50,000। जी भाई, इस पूरी वर्किंग के अंदर किसी को कोई मसला फिलहाल तक? ठीक है। तो एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है। नहीं, अभी इजी नहीं हुआ, अभी हमने डबल एंट्रीज नहीं की ना। डबल एंट्रीज अब इसको देख के करेंगे हम इसी को देख के डबल एंट्रीज पास करने लगे हैं अभी। ये क्या हो रहा है, ये दूसरी बात है। हाँ, अब ठीक। अब इसकी वर्किंग उठाएंगे, और इसकी वर्किंग को देख के डबल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, ये लो, ये हमारी वर्किंग है। इसको देख के हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 53 की वर्किंग है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 की हम यहाँ पे क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज पास करेंगे। कुछ चीज डेबिट होगी, कोई चीज क्रेडिट हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या किया था, एसेट खरीदा था, तो एसेट खरीदने की एंट्री, प्लांट था हमारा एसेट। तो 1 जनवरी 2001, प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से, 1 लाख से। साथ में इसके डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, प्लांट परचेज्ड। ठीक होगी बात। फिर साल के आखिर में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तब 31/12/1 को डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से, 10,000 से। ठीक हो गया, और इसके बाद डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड फॉर द ईयर। ठीक होगी बात। फिर आगे चलेंगे। आगे गए तो साल के पहले दिन ही क्या होगी, रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन जिस दिन होती है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करेंगे। तो अभी तक जब से मैंने खरीदा है तब से अब तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका हूँ, सिर्फ एक ही डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, जो 31/12/1 को चार्ज की थी। तो उसी को मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट क्रेडिट, कितने से, 10,000 से। और इसके साथ क्या लिख दूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्लांट अकाउंट। ठीक होगी बात। फिर इसके बाद आएगा रिवॉल्यूशन का पार्ट। रिवॉल्यूशन कितने की हुई थी भाई, 90,000 की। 31/12, ओ सॉरी, 31/12 क्यों लिख रहा हूँ, 1 जनवरी 2002 रिवॉल्यूशन सरप्लस हुआ था। तो हमने कहा जी, प्लांट डेबिट और रिवॉल्यूशन सरप्लस क्रेडिट, कितने से, 90,000 से। ठीक है, और इसके साथ डिस्क्रिप्शन का लिख देंगे, प्लांट रीवैल्यूड। ठीक होगी बात। फिर साल का आखिर आएगा। साल के आखिर में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 31/12/2 डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से, हमने कहा जी 20,000 से। हमने कहा लो जी,
20,000 आ गया। ठीक है, अब इसकी मैं वो नहीं लिख रहा, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा, डिस्क्रिप्शन आपको पता है अब क्या है। ठीक है, तो मैं बार बार उस चीज को रिपीट नहीं कर रहा फिलहाल। तो वो आप लिखते जा, आप जब लिखोगे अपने उसके ऊपर नोट्स के ऊपर तो आपने पूरी लिखनी है। ठीक है। हाँ, बस इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, फिर इसके साथ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ये भी आएगी, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री भी आएगी। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या थी? 31/12/2। हमने कहा जी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। कितने से? 10,000 से। ठीक होगी बात? ठीक है। ओके। यार, ये हैंग क्यों होता है बार बार? और इसके लिए हम क्या डिस्क्रिप्शन लिखेंगे? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज। डन हो गया। अच्छा, इसके बाद 2002 खत्म हो गया। फिर आगे 2003 के ऊपर। 2003 में फिर क्या हुआ? 2003 में सबसे पहला काम हुआ जी रीवैल्यूएशन, क्योंकि अब रीवैल्यूएशन हो रही है साल के पहले दिन। तो पहले दिन जब रीवैल्यूएशन हो रही है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? 1 जनवरी 2003, जितनी भी लास्ट रीवैल्यूएशन डेट से करंट रीवैल्यूएशन डेट तक डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो कौन सी हुई है? लास्ट से करंट रीवैल्यूएशन डेट तक सिर्फ एक की डेप्रिसिएशन है जो चार्ज हुई है, वो है 20,000। हमने कहा ठीक है जी, 20,000 लिख देते हैं। तो हमने कहा जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट क्रेडिट कितने से? 20,000 से। ठीक होगी बात? चलो, गुड हो गया। अच्छा जी, इसके बाद यार इसका क्या मसला हुआ यार? हाँ, सही काम कर रहा है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमने रीवैल्यूएशन की। रीवैल्यूएशन में क्या पता लगा? रीवैल्यूएशन में दो हिस्से किए। वैसे तो रीवैल्यूएशन लॉस हुआ था मुझे 1 लाख का, लेकिन दो हिस्सों में गया। पीएनएल से निकला 80,000, और सॉरी, रीवैल्यूएशन सरप्लस से निकला 80,000, और 20,000 पीएनएल को चार्ज किया गया। तो इसकी फिर एंट्री क्या पास होगी? 1 जनवरी 2003 सरप्लस कम हुआ, तो रिवर्सन सरप्लस कम हुआ कितने से? 80,000 से, तो डेबिट हो गया। पीएनएल को कितना चार्ज किया? 20,000 एक्सपेंस के तौर पे। और प्लांट मेरा कितनी वैल्यू से कम हो गया? 1 लाख से कम हो गया। और इसका डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे? प्लांट रीवैल्यूड। ठीक होगी बात? फिर आएगा साल का आखिर, 31/12/3। इस पे क्या एंट्री पास करेंगे? डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है। कितनी अमाउंट से? 7500 से। अब ये वाली एंट्री पास होगी। तो हमने कहा जी 7500 डेबिट और 7500 ही क्रेडिट। लेकिन जो लॉस के अंदर कमी आई है, क्या उसकी एंट्री पास करेंगे? हमने कहा नहीं जी, इसकी कोई एंट्री पास नहीं हुआ करेगी। तो हम इस 2500 की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक होगी बात? फिर 2003 खत्म हो गया। फिर शुरू हुआ 2004। 2004 के पहले दिन फिर से हमने क्या की? रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन में सबसे पहला काम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो 1 जनवरी 2004 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट अकाउंट क्रेडिट कितने से? 7500 से, क्योंकि अभी तक हमने एक ही डेप्रिसिएशन चार्ज की थी। फिर रीवैल्यूएशन की। रीवैल्यूएशन की तो पता लगा जी हमें रीवैल्यूएशन में कितना आया? गेन आया, सरप्लस कितने का? 24,500 का। इसका मतलब है मेरी प्लांट की वैल्यू बढ़ गई। तो प्लांट डेबिट
लेकिन कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में प्लांट डेबिट होगा। वैसे तो प्लांट कितने हिस्से से बढ़ा है, 24,500 से, लेकिन दो हिस्सों में। पहले पीएनएल को खत्म करेंगे। पीएनएल कितना खत्म होगा, 17,500 का। और बाकी जो बैलेंस बचा वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, जो कि कितना है, 7,500 का। ये वाली बात ओके, इसमें कोई मसला? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? गुड। बाकी भी बोला करो यार, खास तौर पे जो नए बच्चे हो, आप लोग भी बोला करो। हाँ सॉरी, 7,000 होगा। यस 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 यस, 7,000 होगा। जिनका, ये जो नए नए बच्चे हैं ना, ये भी बोला करें यार, आप लोगों को भी बोलना मना नहीं है। ठीक है, आप भी साथ, हाँ, आप भी साथ साथ पार्टिसिपेट किया करो, ताकि मुझे पता लगे तुम लोग भी जिंदा हो। ठीक है। तो मेरी क्लास में जो है ना, तो जरा बातें ज्यादा किया करनी है, साथ साथ पार्टिसिपेट किया करना है। ठीक है, ताकि मुझे पता लगे हाँ भाई, तुम लोग पढ़ रहे हो साथ साथ। डन होगी बात? अच्छा। हाँ, डिस्क्रिप्शन आएगी प्लांट रीवैल्यूड। डन। अब मैं असल में मैं डिस्क्रिप्शन बार बार नहीं लिख रहा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैं ऊपर डिफाइन कर चुका हूँ। ठीक है। फिर साल का आखिर आएगा, साल के आखिर में हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, 31/12/4। डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। कितने से आएगी डेप्रीसिएशन, 11,000 से आएगी इस बार, ये वाली एंट्री पास हो रही है। ठीक है। तो 11,000 डेबिट और 11,000 ही क्रेडिट। साथ में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी है इस दफा तो फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की भी एंट्री पास होगी। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, क्योंकि सरप्लस से हम चीजें खत्म करेंगे और उसको रिटेन अर्निंग में जाके ट्रांसफर कर देंगे। कितना, 1,000। ठीक होगी बात। फिर इसके बाद क्या आएगा, 31/12/4 के बाद साल खत्म हो गया, अगला साल शुरू होगा। अगले साल में फिर पहले दिन ही हमने क्या कर दिया, डे 1 पे सबसे पहले रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में सबसे पहले क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर मारा जाएगा, किसमें, प्लांट अकाउंट में। तो प्लांट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 11,000। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद रीवैल्यूएशन करेंगे। तो रीवैल्यूएशन में क्या हुआ, फिर इस दफा रीवैल्यूएशन में मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन इस दफा सारी की सारी जो रीवैल्यूएशन है वो सीधा सीधा सरप्लस में जा रही है। कितना, 54,000। तो प्लांट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, कितने से, 54,000 से। ठीक हो गई बात। तो सारा का सारा सरप्लस जो है इस दफा एक ही जगह ट्रांसफर होगा, दो हिस्सों में नहीं निकला। फिर साल का आखिर आएगा, 31/12/5। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से, अब ये वाली एंट्री पास करने लगे, 20,000। और इसके साथ ही इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री भी पास कर देंगे। तो दैट विल बी इक्वल टू रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, कितने से, 10,000 से। हाँ वही का क्यों। अब मुझे बताओ, इन तमाम डबल एंट्रीज में किसी को कोई मसला? ठीक हो, अब ये सारी डबल एंट्रीज मैंने किसको देख के की है, स्केड्यूल को देख के की है। ठीक है ना। तो आपने स्केड्यूल को देखकर डबल एंट्रीज परफॉर्म करना सीखनी है। तो आपको स्केड्यूल से डायरेक्ट डबल एंट्री पास करना आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर चीज़ के टी काउंट बनाते रहें। अगर वो मुझसे सिर्फ जनरल एंट्रीज मांग रहा है, तो जनरल एंट्रीज के लिए आप सिर्फ स्केड्यूल बनाएंगे और स्केड्यूल से डायरेक्ट डबल एंट्रीज पास करेंगे। बीच में आपको टी काउंट्स कभी भी बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो सवाल टी काउंट का पूछ ले कि भाई टी काउंट बना के दो, तो वो भी आपने किससे बनाने हैं, वो भी आपने स्केड्यूल से ही बना के देने हैं। तो आपको स्केड्यूल से डबल एंट्री भी करनी आनी चाहिए, और स्केड्यूल से आपको टी काउंट भी बनाना आना चाहिए।
ठीक है। तो अब अगला टास्क हम क्या करेंगे, पार्ट ए हमने कर लिया जिसमें उसने पूछा था डबल एंट्रीज का। तो अब इससे मैं इसी स्केड्यूल को देख के मैं आपको टी काउंट बनाना सिखाऊंगा कि स्केड्यूल को सिर्फ देख के हम टी काउंट कैसे बना सकते हैं। अगला टास्क मेरा ये है आपको सिखाना। ठीक है। तो अब हम आएंगे किसकी तरफ, प्लांट अकाउंट की तरफ। अब हम किसकी तरफ आ गए, प्लांट अकाउंट की तरफ। ठीक होगी बात। अब ये मैं प्लांट अकाउंट बना रहा हूँ। प्लांट हमने कब खरीदा, 1 जनवरी 2001 को। कितने का खरीदा था, 1 लाख का। हमने कहा जी 1 लाख का खरीदा। ठीक है। अब इस साल में ना कोई एडिशन हुई सर, लेकिन अगर उसने टी काउंट को बनाने का कहा तो फिर स्केड्यूल से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं, स्केड्यूल से नहीं ज्यादा टाइम लगेगा कभी भी। स्केड्यूल, स्केड्यूल इज योर प्राइमरी गोल। क्योंकि स्केड्यूल तुम्हें असल में बताएगा कि कितना गेन कितना लॉस किस हिसाब से है, वो कभी डायरेक्ट टी काउंट से नहीं कैलकुलेट कर सकोगे। ठीक है। हाँ, स्केड्यूल बनाने में लगेगा। अब देखो हमने कहा स्केड्यूल हमारी वर्किंग है, इस वर्किंग को देख के या तो मैं टी काउंट बनाऊंगा या मैं जनरल एंट्रीज पास करूंगा। वो दोनों काम एक साथ करने को नहीं कह सकता पेपर में। या वो कहेगा टी काउंट बना दो मुझे, ठीक है, सबके, या वो मुझे कहेगा जनरल एंट्रीज कर दो। ठीक है। हाँ, क्योंकि स्केड्यूल आपको परफेक्ट चीजें बना के देगा। तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो स्केड्यूल से ही आप चीजें करोगे तो आपके लिए चीजें आसान होंगी। अगर आप वैसे करने जाओगे तो आपको उसके अंदर मुश्किल हो सकती है। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि भाई कैश आ गया 1 लाख का। फिर अब ना कोई एडिशन हुई है, ना कोई डिस्पोजल हुई है, ना कोई रीवैल्यूशन हुई है। तो साल के आखिर में हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। साल के आखिर में क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। 31/12/1। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 1 लाख। साल खत्म हो गया। साल खत्म होने की निशानी क्या है, 2 लकीरें नीचे लगा दोगे तो। 2 लकीरें निकाल दी, इसका मतलब है ये हमारा साल क्या हो गया, खत्म हो गया। पिछले साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग बन गया। कितना, 1 लाख। फिर हमने कहा पहले दिन हमने रीवैल्यूशन कर दी। रीवैल्यूशन जैसे की तो हमने कहा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दो। अभी तक कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी, सिर्फ ये वाली एक। 2001 में सिर्फ एक ही हुई थी। तो उसको ट्रांसफर करेंगे। यार ये फिर हैंग हो गया है। हाँ, ठीक है। 1 जनवरी 2002, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से कितनी डेप्रिसिएशन आई, 10,000 की डेप्रिसिएशन आ गई। साथ में रिवैल्यूशन हुई थी उसी दिन। रिवैल्यूशन से मेरे प्लांट की वैल्यू बढ़ गई थी, कितने से, 90,000 से बढ़ गई थी। तो 1 जनवरी 2002 रिवैल्यूशन सरप्लस कितने का आया, 90,000 का। अब इसकी मदद से मैं क्या निकाल लूंगा, अपना क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लूंगा, जो कि कितना है, 31 बार। अब ना कोई एडिशन है ना कोई डिस्पोजल है, तो क्लोजिंग बैलेंस मेरा कितना आ जाएगा, 1,80,000 का आ जाएगा। और साल मेरा खत्म हो जाएगा। पिछले साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। डेट विल बी इक्वल टू 1,80,000। और फिर जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी वो सारी की सारी हम क्या कर देंगे, क्योंकि रिवैल्यूशन करने लगे। तो रिवैल्यूएशन के वक्त हमने क्या करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्लांट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे कितना, इस दफा 20,000 की आई है। तो 20,000 की हमने क्या कर दी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे ट्रांसफर कर दी, विच इज इक्वल टू 20,000। फिर रिवैल्यूएशन की। तो रिवैल्यूएशन में मुझे पता लगा जी मेरे प्लांट की वैल्यू तो 1 लाख से कम हो गई, लॉस आया। अब लॉस दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, सरप्लस से कुछ चीजें कम हो गया। जब प्लांट कम होगा तो क्रेडिट होता है ना,
क्योंकि प्लांट मेरा एसिड था, एसिड रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। तो हमने कहा जी 1 जनवरी 2003 रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से 80,000 कम हुआ, और बाकी जो लॉस है वो मुझे पीएनएल में चार्ज करना पड़ा, विच इज इक्वल टू 20,000। ना कोई एडिशन हुई ना कोई डिस्पोजल हुई, तो साल के आखिर में मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया मेरा, 60,000। अच्छा आसान हो रही है, 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा जी, हाँ जी, पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। 1 जनवरी 2004 ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया, 60,000। ठीक है। अब जैसे 60,000 आया, तो हमने कहा जी कि इस दिन रिवॉल्यूशन भी हुई है, तो जो लास्ट हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी उसको फिर हम यहाँ पे ट्रांसफर भी करेंगे। तो 1 जनवरी 2004 को कितनी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है 7500 की, जो कि यहाँ पे ट्रांसफर कर दी। ये हो गया। फिर मेरा क्या आया, 1 जनवरी 2004 को मेरा रीवैल्यूड अमाउंट में सरप्लस आया। कितने का सरप्लस था मेरा, टोटल था 24,500 का, लेकिन दो हिस्सों में मुझे आया। एक तो पीएनएल से आया मुझे कितना, 17,500, और एक मुझे कितना आया रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम पे, 7,000। ना कोई एडिशन है ना कोई डिस्पोजल है, तो साल के आखिर में हम क्या कर देंगे, इसको क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर देंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस मेरा कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 77,000। 77,000 आ रहा है, ठीक है। पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा, जो कि कितना है, 77,000 है। फिर हमने दोबारा से क्या करना है, करंट रिवल फिर रिवैल्यूएशन हुई, तो रिवैल्यूएशन के टाइम हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहाँ पे ट्रांसफर करना है, जो कि कितनी है, 11,000 है इस दफा। तो 11,000 की रिवैल्यूएशन मैंने, रिवैल्यूएशन के टाइम जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी वो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी। फिर मैंने रिवैल्यूएशन की तो उसमें मुझे सरप्लस आया, कितने का, रीवैल्यूएशन सरप्लस आया मुझे 54,000 का। तो ये डेप्रिसिएशन की डेट लेजर में नेक्स्ट ईयर की क्यों आ रही है,
वो इसलिए आ रही है बेटा क्योंकि हम ट्रांसफर कर रहे हैं अभी। ट्रांसफर उस दिन करते हैं ना एसेट अकाउंट के अंदर जिस दिन रीवैल्यूएशन करते हैं, तो हमारी रीवैल्यूएशन जो हो रही है साल के पहले दिन हो रही है। तो जिस दिन रिवॉल्यूशन की जाती है उस डेट से लास्ट रिवॉल्यूशन डेट तक जितनी भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई होती है उसको फिर हम एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। तो हमने जितनी लास्ट ईयर में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी वो फिर मैंने प्लांट अकाउंट में क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, ताकि वो अपने WDV पर आ सके। क्योंकि जो भी हम रिवर्जन सरप्लस या लॉस कैलकुलेट करते हैं ना, वो WDV पे कैलकुलेट करते हैं, ना कि कॉस्ट के ऊपर या रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर। तो जितना भी गेन या लॉस आता है ना मुझे रिवैल्यूएशन के टाइम, वो हम WDV से मुकाबला करते हैं उसका, यानी कि रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट। तो उसको रिमेनिंग वैल्यू पे लाने के लिए फार्मूला क्या होता है कि हम उसके अंदर से जितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई होती है वो माइनस कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपने WDV पर आ जाता है। तो इसलिए हम उस दिन कर रहे हैं। लेजर लिखा नहीं एट द ईयर एंड? क्या लेजरी? ये बेटा पूरी सही जुमला लिखे जरा, मुझे समझ नहीं आया ये वाला। तो ये डेप्रिसिएशन को लेजरी, ये लेजरी क्या चीज है यार? सॉरी, मुझे ये बात समझ नहीं आई। आप कांडी शिरोज भाई ये बात रिपीट कर सकते हैं? सर ये डेप्रिसिएशन को लेजर में लिखा नहीं एट द ईयर एंड। हाँ नहीं, अभी डेप्रिसिएशन का लेजर मैंने बनाना है, अभी सिर्फ मैं किसका बना रहा हूँ, प्लांट अकाउंट का लेजर बना रहा हूँ। अभी मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर लैदा बनाऊंगा। तो मैं आपको बेसिकली सिखा रहा हूँ अभी सिर्फ प्लांट अकाउंट का, और वो भी किसको देख के, स्केड्यूल को देख के, कि स्केड्यूल को देख के हम प्लांट अकाउंट का जो टी अकाउंट है वो कैसे बनाएंगे। अभी सिर्फ हम यही सीख रहे हैं। ये बना लूंगा, इसके बाद फिर मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे चीजों को देख के, हर चीज में किसको देख के बनाऊंगा, स्केड्यूल को देख के बनाऊंगा। ठीक है। तो हम ये इस तरह से हम सीख रहे हैं, ताकि हम एक जितना कम टाइम हम लगा सकें, क्योंकि जब एक टी अकाउंट आप एक सीक्वेंस से बना लेते हो ना तो उसमें टाइम आपका कम लगता है। बल्कि अगर आप इस तरह ढूंढना शुरू कर दोगे ना, ये अकाउंट इधर है, वो अकाउंट पहले इधर ढूंढो फिर उधर ढूंढो फिर वापस आओ फिर इधर जाओ, उसमें टाइम बड़ा जाया हो जाता है। तो मैं एक सीक्वेंस से बेसिकली आपको सिखा रहा हूँ कि हमने एक गो में एक टी अकाउंट को कैसे बनाना है विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल। ठीक है। हम इस चीज पे मेन फोकस कर रहे हैं अभी। तो रिवॉल्यूशन सरप्लस कितने की आई? 54,000 की। और ना कोई एडिशन है ना कोई डिस्पोजल है। तो साल के आखिर में हम क्या कर देंगे, इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे, जो कि कितना बन रहा है, 1,20,000। शिरोज भाई बात क्लियर है ना? मुझे आप बता दें, बात समझ आ गई है? शिरोज भाई बातें क्लियर हैं? डेप्रिसिएशन प्लान की नेटवर्क वैल्यू को इम्पेक्ट कर रही है, लेकिन उससे हमने टी अकाउंट में लिखा नहीं है। सर ये डेप्रिसिएशन प्लांट की नेटबुक वैल्यू को इम्पेक्ट कर रही है। नेटबुक वैल्यू यानी कि बेसिकली आप कहना चाह रहे हो रिमेनिंग वैल्यू को इम्पेक्ट कर रही है, ऐसे ही कह रहे हो? तो मेरे भाई एक चीज याद रखें। बिल्कुल। तभी तो मैं हम बेसिकली प्लांट अकाउंट बनाते किस पे थे इनिशियली? कॉस्ट पे बनाते थे। हाँ या ना? कॉस्ट पे बनाते थे ना। कॉस्ट का अकाउंट अलहदा बनता था और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलहदा से बनता था। ऐसे ही। इसी तरह अब मैं प्लांट अकाउंट जो है वो रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर बना रहा हूँ। तो रीवैल्यूशन मॉडल यूज हो रहा है। तो जब प्लांट अकाउंट बनेगा तो वो भी रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर बनेगा। तो अब जब भी आप एसेट को रीवैल्यू करते हो ना, तो रीवैल्यू करते हो तो रीवैल्यूशन हमेशा हमने किस पे की है, देखो ये हमारी है रीवैल्यूशन।
अब रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस है मेरा, ठीक है। एक मिनट यार। हाँ, अब ये रिवैल्यूएशन सरप्लस है मेरा, ये रिवैल्यूएशन लॉस है मेरा, लेकिन ये रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस किसका डिफरेंस है? एक तरफ डब्ल्यू है और एक तरफ रीवैल्यूड अमाउंट है। इसका मतलब है मैं जितनी भी सरप्लस या लॉस कैलकुलेट करता हूं, वो हमेशा डब्ल्यू पे कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। तो हमने हमेशा डब्ल्यू के ऊपर रीवैल्यूएशन परफॉर्म करते हैं। इसलिए एसेट अकाउंट मेरा किस पे बना हुआ होता है? कॉस्ट के ऊपर। जैसे कभी बना हुआ था, कॉस्ट पे चल रहा था ना, तो कॉस्ट से मुझे इसको किसके ऊपर लेकर आना है? डब्ल्यू के ऊपर लेकर आना है, ताकि उसकी करेक्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस मैं उसके अकाउंट में डाल सकूं। तो रिमेनिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डब्ल्यू का फार्मूला क्या पढ़ा था हमने? हमने डब्ल्यू का फार्मूला पढ़ा था, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यही हम कर रहे हैं। तो जितनी भी डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज की हुई थी, वो सारी की सारी मैंने उसको प्लांट अकाउंट में फेंक दिया। मैंने अभी तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था पहली दफा? 10,000। तो मैंने 10,000 यहाँ पे डाल दिया, ताकि वो अपनी डब्ल्यू पे आ जाए। इस तरह वो कॉस्ट ये पड़ी हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो किस पे आ जाएगा? अपनी डब्ल्यू पे आ जाएगा। और फिर जब हम उसके अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस डालेंगे विच इज इक्वल टू 90,000, तो जब वो 90,000 ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली उसका क्लोजिंग बैलेंस किस अमाउंट पे आ जाएगा? रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर आ जाएगा, जितनी हमने रीवैल्यूएशन की थी। तो ये क्लोजिंग बैलेंस हमेशा रीवैल्यूड अमाउंट पे निकलेगा, तो ऑटोमेटिकली प्लांट अकाउंट किस पे मेंटेन हो जाएगा? रीवैल्यूड अमाउंट पे मेंटेन हो जाएगा। और देखो यहाँ पे सवाल के अंदर भी हमारी रीवैल्यूएशन कितनी की हो रही थी? 1,80,000 की। दूसरे साल मेरी कितनी थी? 60,000। तीसरे साल 77, और चौथे साल 1,20,000। तो आप देखोगे हर एक का क्लोजिंग बैलेंस यही आ रहा है, 1,80, 60, 77, 1,20। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली वो चीज कहाँ पे ट्रांसफर आउट हो जाती है? रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर हो जाती है, और इस तरह मेरा एसेट जो है वो रीड वैल्यूड अमाउंट के ऊपर मेंटेन होता है। शिरोज भाई, ये बात क्लियर है? हाँ बिल्कुल। तो इस अकाउंट तो वही है ना कि भाई हमें पता लग रहा है कि हमारे सवाल सही होने के नहीं, बिल्कुल। तो हमें ये पता लगेगा, क्यों नहीं पता लगेगा? बातें क्लियर हैं? कोई मसला? अच्छा, अब हमारा सिर्फ एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट रह गया है, जो हमने मेंटेन करना है। तो वो मैं फिर अब कल सिखाऊंगा, क्योंकि अभी जरा टाइम जरा खत्म हो रहा है, और मेरे लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो रही है। तो मेरी अगली क्लास का टाइम होने वाला है। तो फिर हम, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है इसका कल करेंगे, ठीक है। और बाकी जो हमारी आई 16 की स्टार्ट से क्लास है, वो कितने बजे है? वो 8:45 पे है। 8:45 से 9:30 बजे तक होगी। खास तौर पे जो ये पोस्ट बैच वाले हैं उनके लिए वो कंपलसरी क्लास है, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह 8:45 पे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।